कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। किसान भाई बहनों को झुमकी बहन का तहे दिल से जोहार और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। हमारे इस कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। गढ़वा जिले में कुक्कुट विकास योजना है लागू। भारत सरकार द्वारा विकास मंडी शुरू करने की योजना। एक मुलाकात सफल किसान के साथ। और अब समाचार विस्तार से। गढ़वा जिले के मुर्गी पालकों के लिए कुक्कुट विकास योजना चलाई जा रही है। इसमें 2000 बॉयलर चूजों की इकाई लागत 8,65,000 रुपए है और 400 बॉयलर चूजों की इकाई वाले कंपोजिट फार्मिंग की योजना लागत 1 लाख रुपए है। इन दोनों योजनाओं में 70% अनुदान की सुविधा है। इन योजनाओं से लाभ लेने के लिए इच्छुक आवेदक गढ़वा जिला पशुपालन पदाधिकारी के कार्यालय में 15 जुलाई 2014 तक आवेदन जमा कर सकते हैं। केंद्रीय कृषि विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किसान मंडी शुरू करने की योजना बनाई गई है। इन मंडियों में किसान सीधे ग्राहकों को फसल बेच सकेंगे। इस योजना का उद्देश्य है बिचौलियों से मुक्ति और किसानों को अधिकाधिक मुनाफा। शुरुआती दौर में इन मंडियों में सब्जी फसल आलू, प्याज और टमाटर बेचे जाएंगे। यहाँ किसानों को 20 से 25% सस्ती सब्जियां मिलेंगी। जो किसान बरसात के मौसम में लत्तेदार सब्जी फसलों की खेती कर रहे हैं, वो इन फसलों के बेहतर उत्पादन के लिए फल को जमीन से ना सटने दें। जो हमारी लत्तेदार सब्जियां, चाहे दलहनी सब्जियों की बात हम करें जिसमें कि लत्तेदार बूदी भी आती है, सबको सहारे देने की बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि ज़मीन में है ऐसे मौसम में हम लतर को फैला नहीं सकते। दलहनी सब्जियों में हमारा फ्रांस बीन आता है, लतरदार बूदी जिसे हम कहते हैं। लतरदार बूदी की भी खेती होती है, सेम की खेती होती है। सबके लिए एक ही मूल मंत्र है, पौधों को ज़मीन पे ना फैलने दिया जाए और सहारा दिया जाए। अगर बरसात के मौसम में सहारा देंगे और जड़ चाहे पौध को ज़मीन पे नहीं फैलने दिया जाएगा तो निश्चित रूप से उत्पादन अच्छा मिलता है। यही व्यवस्था हमारी कद्दू वर्गीय सब्जियों में भी लागू होगी, क्योंकि इनमें भी लतर पे ही फूल और फल आते हैं। इनको भी हम लोग ज़मीन पे नहीं फैलने देना है और सहारा दे करके, चाहे वो मचान बना के, चाहे जो भी व्यवस्था बनाए किसान भाइयों, फल को ज़मीन पे ना लगने दें, नहीं तो फल आपका सड़ेगा और उत्पादन अभी अच्छा नहीं मिलेगा। बोदी की एक खास प्रजाति होती है लोबिया। जो किसान लोबिया फल की गर्मा खेती करना चाहते हैं, वो इस फसल से अधिकाधिक उपज प्राप्त करने के लिए पंत लोबिया 2 नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। लोबिया की खेती के लिए 15 जुलाई तक फसल लगा दें। बुआई में 40 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसके लिए पौधों के बीच 45 गुना 15 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज के लिए झारखंड के लिए अनुशंसित प्रभेद पंत लोबिया 2 लगाएं। ये 75 से 80 दिन में तैयार हो जाने वाला प्रभेद है और इसकी उपज क्षमता 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। कृषक बंधु कृषि उपकरण प्रसुचालित बहुउद्देशीय हो की मदद से कतार में लगी हुई मूंगफली, सूर्यमुखी, सलजम और सोयाबीन जैसी फसलों की निकाई गुड़ाई करने तथा उनसे खरपतवार निकालने का काम कर सकते हैं। इससे हाथ से निकाई गुड़ाई करने की तुलना में 70% मजदूरी की बचत होती है तथा 25% उपज में वृद्धि होती है। चलिए मिलते हैं एक कामयाब किसान से और जानते हैं क्या है उनकी कामयाबी का राज। खेती में कामयाबी यानी खेती की तरक्की और किसान की खुशहाली, ये कहना है इस सफल किसान का जो अभी हमारे साथ हैं। इनकी कामयाबी में जितना योगदान इनके कृषि कौशल ज्ञान का है, उतना ही सहयोग पूरे परिवार का भी है। परिवार के सभी सदस्य अपने अपने स्तर से पूरी मेहनत करते हैं और अच्छी उपज हासिल करते हैं। और कई जगह से ट्रेनिंग लेके आज हम बेहतर स्थिति में हैं, क्योंकि हम हर तरह का खेती कर रहे हैं। धान का श्री विधि से मेरीगोल्ड का खेती कर रहे हैं और मेरीगोल्ड की खेती करके हम लगभग 50,000 हर वर्ष कमा रहे हैं। उसमें रंजय सर का महत्वपूर्ण योगदान था, जो हम लोग को काफ़ी मदद किए यहाँ के क्षेत्र के बारे में।
और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2350 रुपए से 2450 रुपए। चावल मध्यम 2550 रुपए से 2650 रुपए। चावल उत्तम 3550 रुपए से 3650 रुपए। गेहूं 1700 रुपए से 1800 रुपए। चना 3400 रुपए से 3500 रुपए। दाल अरहर 5900 रुपए से 6100 रुपए। दाल मसूर 5500 रुपए से 5600 रुपए। दाल चना 4000 रुपए से 4200 रुपए। सरसों तेल 8500 रुपए से 9000 रुपए। चीनी 3450 रुपए से 3525 रुपए। आलू 1200 रुपए से 1300 रुपए और प्याज 1400 रुपए से 1500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार और कृषि समाचार में आपने जानकारी ली। कृषि से संबंधित जो तमाम तरह की जो जानकारियां थी वो हम आपको दिया और साथ में हमने आपको जानकारी दी मौसम के मिजाज के बारे में और मंडी भाव के बारे में भी आपको बतलाया। और झुमकी बहन, अब वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। कहीं जाइएगा नहीं, हम तुरंत हाजिर होते हैं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, ठीक है। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई, कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। तो विराम के बाद एक बार फिर से तमाम किसान भाइयों का स्वागत है। जी हाँ। और झुमकी बहन, आज हम अपने किसान भाइयों के लिए क्या जानकारी लेकर आए हैं?
अजी धान खेते गिलो दिया, सुनेगा ना? अरे हाँ, तो आपको बहुत ले चल रहा है धान के खेत में। तो किसान भाइयों को हम आज बताने जा रहे हैं धान की खेती के बारे में। झुमकी बहन, धान की खेती में जो कीट लग जाते हैं जिससे धान की फसल बर्बाद हो जाती है, तो हमें कीट का प्रबंधन कैसे करना है, इसी बात को लेकर के आज हम अपने किसान भाइयों के बीच आए हैं। हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो जानकारी देंगे। जी हाँ, और ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद जी। किसान भाइयों, आज हम मौजूद है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में और आज के अंक में हम आपको जानकारी दे रहे हैं धान के फसल में लगने वाले कीट और उसके प्रबंधन के विषय में। इसके लिए विस्तृत जानकारी के साथ हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद सर। सर, सबसे पहले ये बताइए कि धान का जो बिचड़ा होता है, जो बिचड़ा लगाया जाता है, तो क्या धान के बिचड़े में भी कोई कीट लगता है, और अगर लगता है तो कौन कौन सा कीट होता है और इसका उपाय क्या होता है? ये बड़ा आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया है और किसान भाइयों के को जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सा किसान भाई अभी बिचड़े की मतलब लगाने की भी तैयारी कर रहे हैं, और जहाँ पानी का सुविधा है वो तो खैर बिचड़ा मतलब डाल चुके हैं, बीज डाल चुके हैं। तो बिचड़े के अवस्था में दो कीट प्रमुख है, जिसमें एक तना छेदक है और दूसरा सांढ़ा कीट का भी प्रकोप देखा गया है। तो मैं किसान भाइयों को सलाह देना चाहता हूं कि जो अगर बिचड़ा अभी बीज नहीं गिराए हों, तो जब आप खेत की अंतिम तैयारी करते हैं उसी समय दानेदार कीटनाशक होता है, दानेदार कीटनाशक जैसे कार्बोफ्यूरॉन 3% आता है, इसको आप खेत में व्यवहार करें। करीब करीब 7 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से व्यवहार करें। बिचड़ा को लगाने के 5 दिन पहले इसी दवा को, ये जो दानेदार दवा है, या तो फिर मैं फोरेट बहूँ या फिर कार्बोफ्यूरॉन है, अगर फोरेट देना है तो 4 किलो प्रति एकड़ की दर से डालते हैं, और अगर कार्बोफ्यूरॉन दे रहे हैं तो करीब करीब 12 किलो प्रति एकड़ की दर से डालना पड़ता है। तो बिचड़ा को लगाने के 5 दिन पहले अगर 21 दिन का या 25 दिन का अगर बिचड़ा आप लगा रहे हैं तो 20वां दिन उसमें ये दानेदार दवा अगर डाल दिया जाता है तो फिर आगे ये तना छेदक और फिर या तो फिर सांढ़ा कीट का प्रकोप नहीं होता है। लेकिन डालने के लिए एक प्रक्रिया है। डालने के पहले उस जो खेत की जो नर्सरी बनाए हैं उसमें चारों ओर मेड़ बना दें, और उसमें करीब करीब 2 इंच पानी होना चाहिए। 2 इंच से पानी ज़्यादा नहीं हो और कम भी नहीं हो, और उसी में आप जो खेत की लंबाई चौड़ाई है उसको आप क्षेत्रफल निकाल लें और उसी के अनुसार ये दानेदार दवा को डालते हैं। तो ये आगे जब हम इसको रोपनी करते हैं तो ये कम से कम 1 महीना से हमको 35 दिन तक ये कीड़ा जो तना छेदक है, सांढ़ा कीट है या फिर और भी कीड़े को ये नियंत्रित करता है। अब ये बताइए कि रोपा धान में कौन कौन से कीट लगते हैं, रोपा धान की फसल में कौन कौन से कीट लगते हैं और उनका नाम बता दें। जी जी, रोपा धान चूँकि बहुत सा किसान भाई जो जहाँ पानी की सुविधा है वो अभी जैसे पहला सप्ताह होगा जुलाई का तो रोपा शुरू हो जाएगा। तो किसान भाई को ये मैं बता देना चाहता हूँ कि आजकल जितना सघन खेती हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया का प्रयोग किया जा रहा है, उस हालत में कीड़े मकोड़े की संख्या भी लगातार बढ़ते चली जा रही है। और ख़ास करके तना छेदक, सांढ़ा कीट और पत्र लपेटक, और बाद में अगर जो धान की रुपाई बाद में होता है उसमें बाकी का प्रकोप सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो मैं शुरू में बताना चाहता हूँ तना छेदक और फिर सांढ़ा कीट की बात मैं बताना चाहता हूँ। किसान भाई को अभी मैं बताया, अगर प्रारंभिक अवस्था में अगर आप बिचड़े में अगर दवा नहीं डाले हैं, कीटनाशक नहीं डाले, दानेदार दवा का प्रयोग नहीं किए हैं, तो धान रोपने के कम से कम 15 से 20 दिनों के अंदर में 15 से 20 दिनों के अंदर में ये दानेदार दवा फोरेट हो या कार्बोफ्यूरॉन हो, अगर फोरेट डालते हैं तो कम मात्रा डालना पड़ता है 4 किलो प्रति एकड़ की दर से, और अगर फोरेट नहीं मिलता हो तब हम कार्बोफ्यूरॉन डालते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता है। क्योंकि 12 किलो प्रति एकड़ की दर से जिस तरह हम लोग खेत में खाद छींटते हैं उसी तरह छींट करके इसको प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें भी ध्यान रखा जाता है कि खेत में 2 इंच पानी हो, ज़्यादा है तो पानी निकाल देते हैं, अगर कम है तो पानी डाल देते हैं, और मेड़ को अच्छी तरह से बांध दिया जाता है ताकि बाहर का पानी इसमें अंदर नहीं आए या अंदर का पानी बाहर नहीं जाए।
क्योंकि ये जो कीटनाशक है उसका घोल अगर पानी ज़्यादा रहेगा तो पतला हो जाएगा, कम होगा तो बढ़िया से घुलेगा नहीं, ठीक से काम नहीं करेगा। और कम से कम 72 घंटा पानी मतलब उसमें रहे इस तरह का, तो कम से कम 1 महीना से 35 दिनों तक ये सांढा कीट है और उसके अलावा तना छेदक जो कीट है उसका प्रकोप कम से कम नहीं होता है। लेकिन जैसे बाकी बहुत ज़्यादा ये हमारा छोटा नागपुर ये जो प्रदेश है, झारखंड प्रदेश है, वो बाकी का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ का खेत जो है कहीं गड्ढा है कहीं ऊंचा है। तो गड्ढा में चूँकि पानी जब भरा रहता है और प्रायः चूँकि वर्षा के ऊपर हम लोग धान की खेती करते हैं, तो हमको देर से भी लगाते हैं। तो जो धान की रोपनी देर से लगाते हैं और जिस खेत में पानी भरा हुआ होता है उसमें ये बकिया कीट का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो जाता है। और किसान भाई ये देखेंगे कि प्रारंभिक अवस्था में ये धान की पत्तियां जो हरियाली है चाट जाता है ये कीट, तो धीरे धीरे ये पत्तियां उजला कागज़ के समान हो जाता है। तो जैसे ही अगर अब किसान भाई देखे कि पत्तियां उजला होने लगा तो संभव हो तो पानी खेत से निकाल दें, कम से कम 1 सप्ताह पानी निकाल दें संभव हो तो। अगर संभव नहीं है तब क्या करेंगे, एक दवा का नोट किया जाए। ये बहुत अच्छी दवा है, क्लोरपाइरीफॉस तरल या क्विनालफॉस। ये दोनों कोई भी एक कीटनाशक को 1 लीटर पानी में करीब 1.5 ml का घोल बनावें और छिड़काव करते हैं। और उसके बाद जैसे तना छेदक का प्रकोप मैंने बताया कि 1 महीना तक नियंत्रित रहेगा दानेदार से, लेकिन बाद में जब होता है तब एक दवा आता है मोनोक्रोटोफॉस। 1 लीटर पानी में 1.5 ml का घोल बनाते हैं और छिड़काव करेंगे तो रस चूसने वाला कीट भी है या तना छेदक है उसको अच्छी तरह से नियंत्रित करता है। हाँ, कभी कभी मैं देखा हूँ या किसान भाई प्रश्न करते हैं कि खेत के चारों ओर जो है ना गोल में धान का बढ़ना बंद हो जाता है और वो रंग भूरा हो जाता है, तो वो भूरा मधुआ का प्रकोप हो जाता है। उस हालत में किसान भाई आप एक दवा जो बहुत अच्छी दवा है जिसका नाम है इमिडाक्लोप्रिड जो दवा है उसको 10 लीटर पानी में 5 से 6 ml का घोल बना करके और 10 लीटर पानी है तो 10 ग्राम सर्फ अच्छी तरह से मिला दें, तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है भूरा मधुआ के लिए। क्योंकि किसान भाई भूरा मधुआ पानी के सतह के जस्ट ऊपर, पानी के सतह ऊपर जो तना है वहीं भूरा मधुआ का अंडा है, बच्चा है, वयस्क है, वहीं रह करके रस चूसते रहता है, जिसके कारण धान का बढ़ना बंद हो जाता है, धान का पत्तियां पीला होकर भूरा हो जाता है। ये इसका पहचान है। तो किसान भाई आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने बहुत अच्छी जानकारी दी कि धान के फसल में जो बिचड़ा लगाते हैं आप, उसमें लगने वाले रोग, उसका प्रबंधन और जो धान में जो कीट लगते हैं उसके रोग और उस कीट का प्रबंधन कैसे किया जाए, क्या उपाय है, क्या दवा डाली जाए, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। डॉक्टर साहब आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो कैसा लगा जानकारी आपको? बहुत ही अच्छी जानकारी थी और हमें उम्मीद है कि हमारे किसान भाइयों को ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी और इसका फ़ायदा भी हमारे किसान भाई उठाएंगे। लेकिन ओ देखिए बुधना भी चला ला रहा है। और बुधना क्या हाल चाल? ठीक है अर्जुन। तब क्या चल रहा है? अभी धान वान की तैयारी चल रही है? धान नहीं दादा, हम एगो चीज सुने हैं। क्या? सुगंधित घास का खेती, उजुन बताइए तो। अरे बुधना तो बड़ा तेज हो गया जुमकी बहन। क्या समझते हैं, हाथ में फूल भी है। लीजिए। शुक्रिया। तो चलिए आज हम सुगंधित घास की खेती के बारे में भी अपने किसान भाइयों को जानकारी दे दें। और ये जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ सुभाष नंद तिवारी जी। आपको अभी सुगंधित पौधा एरोमेटिक्स प्लांट के बारे में बताने जा रहे हैं। इसकी खेती किस प्रकार से की जाए और ये हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, इसलिए ये बताने जा रहे हैं सुभाष तिवारी जी। आज मैं आप लोगों को सुगंधित पौधों की खेती, इससे क्या क्या फ़ायदे हैं और झारखंड में इसकी क्यों झारखंड में इसकी खेती करें, यह मैं आप लोगों को बताऊंगा। एरोमेटिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं सुगंधित पौधों की पौधे, उसमें 2 तरह के फसल हैं जो अभी झारखंड में हम लोग कर रहे हैं बहुत दिनों से। एक सिट्रोनिला और एक लेमन ग्रास, जिसको हिंदी में हम लोग नींबू घास भी बोलते हैं। इसकी खेती
ये फसल का क्या फ़ायदा है ये झारखंड में, क्योंकि हम लोगों का पंजाब हरियाणा की तरह उतना उपजाऊ मिट्टी नहीं है, पानी की कमी है, इसलिए ये फसल जो है ऐसे क्षेत्रों के लिए जिसमें कि ज़मीन की कमी है, पानी नहीं है, उसमें बहुत ही उपयोगी और बहुत ही सफल देखा गया है। इसमें क्या होता है, इस पौधे से इसकी हम लोग इसका तेल निकालते हैं इसके पत्ते से, जिसको बहुत तरह का इसका उपयोग होता है। इसके इत्र बनाने में, सुगंध बनाने में इसका यूज़ होता है। इसके मच्छर मारने की दवा इससे बनती है। इसमें कार का जो वॉश होता है, परफ्यूम बनता है, वो यूज़ होता है। तो ये पूरा एरोमेटिक्स जो है एक कमर्शियल क्रॉप, जो व्यावसायिक रूप से जो खेती किसान करना चाहते हैं कम लागत में, वो कर सकते हैं। इस फसल का क्या फ़ायदा है कि एक बार अगर ये पौधा को आप लगाते हैं तो इसका 5 साल तक आप इससे आय, एक निश्चित आय ले सकते हैं। एक बार लगाने के बाद आप इससे हर 3 से 4 महीने के अंतराल में आप इसको काटें और 3 से 4 महीने के बाद इसका तेल आप निकाल सकते हैं। इसके इस तरह अगर एक बार 3 से 4 महीने में काटते हैं तो आप साल में 4 कटिंग इससे आप ले सकते हैं। ये पौधा आपको अगर इसके खेती के बारे में मैं पहले आपको बताऊंगा, फिर इसके जो होता है प्रसंस्करण, जो तेल कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताऊंगा, फिर इसका उपयोग बताऊंगा और इसका क्या मार्केट है वो बताऊंगा। तो खेती की अगर बात करें सबसे पहले, तो खेती इसके 1 एकड़ में 20,000 पौधा लगता है। इसको स्लिप बोलते हैं हम लोग, जो पौधा इसका जड़ से जो निकला हुआ होता है वो स्लिप हम लोग लगाते हैं। 20,000 पौधा 1 एकड़ में 1.5 फीट की दूरी में। इस तरह जो पहली बार जब हम लोग लगाते हैं तो 5 से 6 महीना समय लगता है इसको तैयार होने में, और उससे पहले तैयार हो जाता है लेकिन तेल नहीं होता है, जो कि व्यावसायिक रूप से वो अगर तेल निकालते हैं तो तेल की मात्रा कम निकलती है। कितना परसेंटेज में निकलता होगा तेल इसका? देखिए 0.6% से लेके 0.8% तक आता है, एवरेज 0.75%, लेकिन 0.6% भी आप एक बिजनेस ये से 0.6% इसका एक औसत 0.6% एवरेज 0.6% तेल निकलता है। 0.6% का मतलब है अगर आप 1 टन 1000 kg घास डालते हैं, डिस्टिलेशन प्लांट है, डिस्टिलेशन प्लांट में जिसको कि हम लोग वाष्प से पानी गर्म करके उसके पत्तों को वाष्प के माध्यम से उसको 5 से 6 घंटा उसका पूरा प्रोसेस चलता है, विधि जो है डिस्टिलेशन का 5 घंटा लगता है। इसमें 0.6 मतलब 1 टन मशीन, 1 टन बायोमास जिसको हम लोग बोलते हैं, हरा घास, इसमें हम लोगों को 6 लीटर तेल आएगा। अच्छा, 1 लीटर का क्या दाम होता होगा मार्केट? जैसा कि मैं आपको बताया 2 तरह की खेती के बारे में, एक सिट्रोनीला, एक लेमन ग्रास। तो सिट्रोनीला 500 रुपये प्रति केजी किसान जो है वो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, और लेमन ग्रास से 400 रुपये प्रति केजी। प्रति केजी जो हमारा उपज हुआ ग्रास, उसमें 500 रुपये की केजी घास नहीं, प्रति केजी जो तेल निकलता है तेल उससे मिलेगा। अच्छा। और थोड़ा बताएं आप इसमें क्या क्या हम कैसे किस विधि से लगाएं, और इसमें क्या क्या हम खाद का उपयोग करते हैं। अच्छा। क्या खर्चा लगता है वो थोड़ा सा बताएं तो किसान भाइयों को अच्छा इसमें अगर हम लोग बात करें, इसकी खेती बहुत ही सरल है दूसरे सब्जियों की खेती से, क्योंकि इसमें सबसे पहले बात तो रोग जो होता है, बीमारी ना के बराबर होता है, बहुत कम। जब हम इसकी कटाई करते हैं उसके बाद बस काटने के बाद बस हम लोग एक बार ब्लू कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। लगाने के टाइम में DAP हम लोग 50 kg, MOP 40 kg देते हैं, और पूरे फसल चक्र में 1 साल में हम लोग 130 kg यूरिया देते हैं। 16 kg ऐसे करके 8 बार में हम लोग डिवाइड करके देते हैं। अच्छा। इसमें सबसे बड़ी फ़ायदा क्या है कि इसमें पानी बहुत कम लगता है, अगर हम लोग इसको कंपेयर करें दूसरे फसलों से। तो झारखंड में जैसे पानी की कमी है, पानी कम लगता है, इसे ग्रेजिंग का जिसको बोलते हैं, मतलब गाय का चरने का इसमें दिक्कत नहीं है कि फसल बर्बाद नहीं होता है। एक निश्चित आय होता है, हर 3 महीने के 4 महीने के बाद किसान निश्चित आय प्राप्त कर सकता है, बीमारी कम। इसमें 1 एकड़ में जैसा मैंने आपको बताया था 2000 स्लिप लगता है, उस हिसाब से 5 महीने के बाद आप हर 3 से 4 महीने में आप कटिंग करते हैं तो 1 एकड़ में पहला कटिंग में फर्स्ट कटाई में आपको 4 से 5 टन घास जो है सो प्राप्त होता है। इस तरह से अगर आप बात करें तो साल में 20 टन 24 टन आप घास आसानी से प्राप्त कर सकते हैं 1 एकड़ में, और 1 एकड़ में 0.6% के हिसाब से 1 प्रति कटिंग आप 24 लीटर तेल कर सकते हैं।
ये इसका है हिसाब। अच्छा, इसका बिक्री के लिए क्या प्रावधान है, कहाँ ये कौन सब खरीदते हैं और क्या मार्केट है इसका, कुछ बताएंगे? हाँ, आप बहुत अच्छा सवाल पूछे हैं दीपेंद्र जी। क्या है, अभी चूँकि ये फसल नया है और छत्तीसगढ़ और बाकी शहर राज्यों में बहुत ही अच्छे तरह से सफल हुआ है, किसान ग्रुप बना के खेती कर रहे हैं, इसलिए हम लोग उसी मॉडल को झारखंड में हम लोग पिछले 6 साल से प्रयास कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, किसानों को पूरा एक बाईबैक अरेंजमेंट है, सिस्टम है, किसान को हम लोग पूरा टेक्निकल सपोर्ट देते हैं, स्लिप देते हैं उनको बीच बीच, और जो प्रसंस्करण है तेल डिस्टिलेशन प्लांट का डिस्टिलेशन करते हैं, और एक निर्धारित उनको हम एक जो तेल है, तेल अगर उससे हम लोग घास खरीद लेते हैं और उसको एक निश्चित मतलब एक एग्रीमेंट होता है किसानों को, एक निश्चित मार्केट KGV के एग्रो लिमिटेड से आप मिल सकते हैं। चलिए, धन्यवाद, आपने बता दिया कि हम तकनीकी के साथ साथ किसानों से लेते हैं, लगवाते हैं और हम खुद खरीद लेते हैं। चलिए किसान भाइयों, आप लोग को बताया जा रहा है झारखंड की जो जलवायु है, यहाँ पे बहुत ऐसे ज़मीन है जहाँ पे कि बंजर टाइप के हैं, वहाँ पर भी इसकी खेती की जा सकती है और सुभाष जी ने हमें इसकी जानकारी दी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ये काम भी हमारा पूरा हुआ, लेकिन गंदरू भाई एक संदेश दिखा दे। अरे हाँ, संदेश तो छूट ही रहा है। तो किसान भाइयों, आइए देखते हैं एक छोटा सा संदेश। 1 लीटर में 90 किलोमीटर का माइलेज है। वाह भैया, पेट्रोल तो बचा रहे हो, लेकिन पानी के बारे में क्या सोचा है? अरे सामू, पानी के पैसे से ही तो गाड़ी खरीदी है। क्या पानी के पैसे से? हाँ, सूक्ष्म सिंचाई अपनाकर मैंने पानी बचाया। इस विधि से सिंचाई करने से 75 से 85% तक जल की उपभोग क्षमता बढ़ गई, जिससे सिंचाई करने पर 30 से 50% तक सिंचाई जल की बचत हुई। तो क्या हम भी इसका लाभ उठा सकते हैं? राज्य के सभी किसान इसका लाभ उठा सकते हैं 90% अनुदान के साथ, और साथ में बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। तब तो हमारे खेतों में आएगी हरियाली और हमारे जीवन में आएगी खुशहाली। चलिए, ये संदेश भी काफी महत्वपूर्ण था जिनकी बहन। तो हम बुधना से पूछना चाहेंगे कि बुधना भैया, सुगंधित जो घास की खेती के बारे में बहुत अच्छा लगा। इस बार इसीलिए ना दादा, हम धान नहीं उगाएंगे, सोच रहे हैं इस बार सुगंधित घास का पगला, धान भी उगाओ और सुगंधित घास की खेती भी करो। सुगंधित घास का 10 एकड़ में सुगंधित घास रोपेगा क्या? मौसम का फायदा उठाना चाहिए। जरा मरा में जून करेंगे। अच्छा, चलिए, इसी खुशी में आपको ले चलते हैं हम IMD पुणे। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आकाश में बादल रहेंगे, हवा दक्षिण दिशा से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेगी। आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। जो किसान टाड़ खेत में दलहनी फसलों की खेती करना चाहते हैं, वो बुआई से पहले बीजों को राइजोबियम कल्चर से बीजोपचारित कर लें। धान की सीधी बुआई के लिए कम समय में तैयार होने वाली किस्में चुनें। जिन खेतों में धान का रोपा करना है, उन खेतों के मेड़ को दुरुस्त रखें ताकि अधिक से अधिक पानी जमा हो सके। घूम के आ गए ना? अच्छा लगा ना? अब झुमकी बहन, हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होने वाला है, तो चलते चलते हम अपने किसान भाइयों को अपना पता बता दें। बिल्कुल, ताकि आप अपने सुझाव और समस्या हम तक लिख कर भेज सके। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834-001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।